नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मार्केट मसाला में। मैं हूं विवेक मित्तल और मेरे साथ मुंबई स्टूडियो से जुड़ रहे हैं सुमित मेहरोत्रा, मेरे सहयोगी। सुमित, क्या हाल? नमस्कार, मैं हूं सुमित। और भारतीय बाजारों के लिए तो हाल थोड़ा सा खराब था पूरे हफ्ते के दौरान। लेकिन हाँ, मुंबई का हाल बहुत बढ़िया है। इस समय बारिश हो रही है, कायदे से बारिश हो रही है। अगले हफ्ते दिल्ली से आप लोगों से मुलाकात होगी। लेकिन मार्केट में इंडेक्स में तो शायद बहुत कुछ नहीं हुआ। इंडेक्स तो आधा परसेंट इस पूरे हफ्ते में नीचे आया। लेकिन सीवियर कार्नेज आपको दिखाई पड़ेगा मिड कैप में, जहां 1.5-2% का ड्रॉप रहा। और स्मॉल कैप तो 3.5% नीचे आता हुआ दिखाई पड़ा। सो मित्तल, एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया इस पूरे हफ्ते में। एडवांस डिक्लाइन अगर 50-50 भी है मान लीजिए, तो जो बढ़ने वाले शेयर हैं वो तो बढ़े हैं 1 से 2%। हाँ। लेकिन जो गिरने वाले शेयर है वो गिरे हैं 7 से 8%। तो हाँ। एडवांस डिक्लाइन में डिक्लाइन तो है, लेकिन डिक्लाइन की इंटेंसिटी बहुत हाई है। तो वो होता है ना कि चढ़े आप सीढ़ी से, उतरे आप लिफ्ट से। ऐसी कुछ सिचुएशन आते हुए दिखाई पड़ी इस बारी बाजार में। आपने भी देखा क्या ये? सुमित, मैं तो ये देखने लगा हूं कि ये फ्राइडे ना बड़ा खतरनाक होता जा रहा है। मुझे एक एनालिस्ट हैं, वो लिखते हैं कि विवेक जी, मैंने ना टेक्निकल चार्ट छोड़ के एस्ट्रोलॉजी पकड़ लिया है और और उनकी प्रेडिक्शन सही जा रही है। मजे की बात, आज उन्होंने मतलब जब उन्होंने फ्राइडे की मॉर्निंग में उन्होंने मुझे मैसेज लिखा कि देखना कारने जाएगा। तो मैंने अचानक से लिख दिया, क्यों? बोलते आपको मैं इतने सारे मैसेजेस भेज तो रहा हूं कि हर फ्राइडे गिरता है मार्केट और फ्राइडे को फिर एक बार तहस नहस। आपको पिछले फ्राइडे याद होगा कि महत्वपूर्ण जो मूविंग एवरेजेस थे उसको तोड़कर बंद हुआ था। आप हर फ्राइडे का चार्ट उठाकर देख लो, निफ्टी का मतलब ज्यादातर पिछले कुछ फ्राइडे से ऐसा जा रहा है कि मामला खराब हो रहा है। चलिए अब, लेकिन सुमित, एक चीज है जो इंपॉर्टेंट है दर्शकों को समझने के लिए, जो मुझे समझ आ रहा है, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक चीज क्लियर कर दी है कि भाई 15% बेसलाइन टैरिफ रहेगा हर कंट्री के लिए। अब जिसको आके डील करनी है कर ले, और जिनको नहीं भी डील करनी है तो हम लगा देंगे, सिमिलर टैरिफ लगा देंगे बाकी सभी कंट्रीज के साथ। और वो मान लीजिए 15-20 कंट्री हैं, उन पर एक लाइन वाला टैरिफ लगा दिया उन्होंने। अब वो जिसका मर्जी होगा वो ट्रेड डील जाकर करेगा, जिसका मर्जी होगा नहीं करेगा। उन्होंने एक बात और बोल दी कि बॉस, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम हर कंट्री के साथ ट्रेड डील कर भी पाएँ, क्योंकि उतना हमारे पास भी मैन पावर नहीं है, एक तरह से उन्होंने बोल दिया। तो हम एक काम करेंगे, जो हमारे देश हैं उनके साथ एक टैरिफ रखेंगे, और जो जिनके साथ हमारी नहीं बनती है उनके साथ दूसरा टैरिफ रखेंगे, और मैक्सिमम 50% भी हो सकता है। तो इससे इंडिया को एक रिलीफ जरूर मिला होगा कि भाई 15% से ऊपर ही आपको डील करनी पड़ेगी। जापान भी 15% पर कर आया, इंडोनेशिया भी 18-19%, वियतनाम 19-20%। तो इस तरह की जो डील है 15 से 20% का ब्रैकेट आपको मिलने वाला है। अब आप कर लो जो डील करनी है। और आप एक चीज समझो सुमित, अगर मैं इंडियन गवर्नमेंट हूं और मैं एक 15-20% का टैरिफ लगा देता हूं बाकी कंट्रीज पर और सभी पर लगा देता हूं, तो मैं अल्टीमेटली तो महंगाई अपने लोगों को के लिए बढ़ा रहा हूं ना। 100 रुपए की चीज अब 115 में खरीदेंगे वो लोग। तो मैं अपने अमेरिकन गवर्नमेंट की तरह, मैं 15 रुपए मेरे पास आ जाएंगे, लेकिन वो 15-20 रुपए मेरी जनता पे कर रही है। तो ये बुद्धू किसका बनाया गया ये समझ नहीं आया, लेकिन हाँ। नहीं, ठीक है। एक बात बताओ मित्तल, इसमें एक बात समझ में नहीं आती। आपने कहा ना, दोस्त वाले नेशंस के लिए एक, दुश्मन वाले नेशंस के लिए एक। ट्रम्प साहब को तो रोज सुबह उठ के यही नहीं याद रहता कि उनका दोस्त वाला नेशन कौन था, दुश्मन वाला नेशन कौन था। कल तक आप दोस्त थे, आज आप दुश्मन हो। तो ये तो सिचुएशन रोज हो रही है यहाँ पे। क्या बोलेंगे इसके ऊपर? कुछ नहीं, अब उनके जो दोस्त थे और फिर वो दुश्मन बने, एलन मस्क, उसको लेकर भी स्टेटमेंट आ गया कि देखो ऐसा है, एलन मस्क को काम करने दो, वो जरूरी है हमारे देश के लिए, और उनका ग्रोथ में पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। दैट मीन्स कि जो हम एक दिन बात कर रहे थे ना सुमित, कि कहीं ऐसा तो नहीं है टेस्ला के शेयर को माल भरने की तैयारी हो रही है। मुझे लग रहा है वो हो गया, काम डन। यार, लास्ट वीक एक बढ़िया इंपॉर्टेंट इवेंट जो शाम को आया था वो था अर्निंग्स रिलायंस के। इस हफ्ते के टॉप लूजर में रिलायंस का नाम है। तो एक चीज और ऑब्जर्व किया मैंने कि मार्केट में एक तो वैसे ही लो एस्टिमेट लगाकर बैठे हो, और उसके ऊपर अर्निंग और लो आ रही है। सो मतलब क्या सच में इतना पैसिमिज्म है, या हम ज्यादा ही कुछ ऑप्टिमिज्म लेकर बैठे हुए थे कि नहीं ऐसा आना चाहिए वैसा आना चाहिए? क्या नंबर में रीड किया अब तक के? मिड कैप के नंबर कुछ तो ठीक आ रहे हैं, कुछ तो हॉरिबल आ रहे हैं।
और कुछ अच्छे आने के बाद, जैसे LTI माइंट्री हो या परसिस्टेंट हो, ऐसे खराब नंबर नहीं थे कि वो 10-10% नीचे उतार दिए जाए। सो ऐसी क्या सिचुएशन दिख रही है? सुमित, मुझे तो ये लग रहा, देखो पहले शुरुआत में जरूर नंबर थोड़े से खराब लगे थे जब वो TCS और HCL ने मूड खराब किया था, लेकिन उसके बाद मुझे एज सच खराब नंबर नहीं लगे। रिलायंस थोड़ा सा फेल हुआ, कुछ उसके वर्टिकल्स हैं। अब हर बार हर क्वार्टर में हर कंपनी अच्छे रिजल्ट देगी, हर वर्टिकल उसका परफॉर्म करेगा, ऐसा नहीं है हो सकता। ये तो प्रैक्टिकलिटी नहीं है कि आप हर दिन बिल्कुल उतने ही तरोताजा और उतने ही एनर्जी के साथ दिखोगे, वो ऐसा नहीं होता है। तो वही एक कंपनी का भी है। तो ठीक है, मैं वेडनेसडे तक का मैंने एक एनालिसिस किया था जिसमें कि 16 निफ्टी की कंपनीज के रिजल्ट आए थे, और मैंने थर्सडे को अपने शो में इस पर बात भी की थी कि 16 में से 10 कंपनियों के रिजल्ट जो थे वो पास थे। निफ्टी 50 की 16 कंपनियों में से 10 कंपनियों के रिजल्ट पास थे, 6 कंपनियों के रिजल्ट फेल थे। मिड कैप की तो देखो इतनी सारी संख्या है कि उनको लगा पाना थोड़ा मुश्किल होता है कि किसके पास हुए, कौन फेल हुआ। लेकिन हाँ, मिड कैप में भी मिक्स सेट ऑफ नंबर आ रहे हैं। आप देखो, आपने जैसे बोला कि LTI माइंट्री ठीक रिजल्ट आए थे, LTTS ठीक रिजल्ट आए थे, टेक महिंद्रा ठीक रिजल्ट आए थे। अब आपने IT क्यों तोड़ दिया? बहाना चाहिए था। आपने क्यों तोड़ा जी? कि कोफोर्ज और परसिस्टेंट। भैया कब से कोफोर्ज और परसिस्टेंट इतनी इंपॉर्टेंट होगी कि इन्फोसिस को खा जाए? कि इन्फोसिस के अच्छे नतीजे आए हैं उसको आप देख नहीं रहे हो, परसिस्टेंट और कोफोर्ज को खा गए। कोफोर्ज ने मार्केट तहस नहस कर दिया, IT सेक्टर तहस नहस कर दिया। अब क्या ही बोले। तो IT है क्या, अभी बनता है क्या बाय यहां से? सुमित, एक चीज बताओ, अगर अमेरिका की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? ट्रेड टैरिफ और अनसर्टेनिटी, वो हट जाएगी। जापान के साथ ट्रेड डील हो गई, चाइना के साथ नेक्स्ट वीक में उनकी बैठक होने जा रही है और थोड़ा सा विस्तार में वो डील करेंगे। यूरोप के साथ वो डील करने वाले हैं, ऐसा उन्होंने इंडिकेशन दे ही दिए हैं, दोनों कंट्रीज ने दिए हैं। मैं ट्रंप की तो बात ही नहीं कर रहा, दोनों ने दिए हैं। इंडिया भी ट्रेड डील कर ही लेगा इस महीने, जुलाई के एंड में ना करे तो हो सकता है अगस्त के शुरू में कर ले। वैसे तो 15 अगस्त के बाद उनके डेलीगेशन आएगा, हो सकता है एक मिनी ट्रेड डील ये करके बता दें कि पहले ही कर चुके हों, या कुछ बता दें कि भाई एक मोटा मोटा हमने कर लिया। तो आप एक चीज़ समझो कि अमेरिका से अनसर्टेनिटी तो हट जाएगी ना, फिर IT को अनसर्टेन क्यों रहना है? तो एक चीज और, पहले हमने बात की थी कि वो गर्मी से पहले AC चला, गर्मी के मौसम में या फर्टिलाइजर चला मॉनसून से पहले। अब सीमेंट चल रहा है मॉनसून के बीच में, जब मॉनसून पीक पर है तब सीमेंट चल रहा है जो कि मॉनसून के बाद यूज होता है। सो अब क्या मान के चले, अगला क्वार्टर या अगले हफ्ते के लिए ये पेंट या ये जो फेस्टिवल है कंज्यूमर ड्यूरेबल है, इनका नंबर आने वाला है क्या? बिल्कुल, हफ्ते तो नहीं मैं बोल सकता, लेकिन हाँ बस अगस्त का महीना, मेरे ख्याल से मिड ऑफ अगस्त के बाद आई थिंक इन कंपनीज पर नज़र रखनी चाहिए। मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। चाय वाली कंपनियाँ, मैक्लॉयड रसल का काउंटर देखो इस हफ्ते क्या चला था, जबकि मार्केट गिरा 30 रुपये का काउंटर 30-32 रुपये से वो 45-46 रुपये लगाए आया। तो आप ऐसा समझो कि कितने ज़बरदस्त मूव आ रहे हैं। और अभी तो बारिश का सीज़न चल रहा है, उनका जो बेस्ट क्वार्टर होगा वो जुलाई सितंबर होगा, जिसके नतीजे आएंगे अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। लेकिन वो चल गया शेयर, अभी चल भी गया, प्रॉफिट बुकिंग भी शुरू हो गई। तो नहीं, ये एक इसके सीजनलिटी बाद है। एक वो जरा बताना क्या करें, इटरनल, मतलब आप खुद देखो, नो 300 इंटरनल करोड़ का न्यूज। मुनाफा कमा, 300 नो। करोड़ का मुनाफा कमा रही इटरनल, और 28,000 करोड़ का मुनाफा कमा रही टाटा मोटर। टाटा मोटर इटरनल से छोटी। सो बाजार क्या वैल्यू को कुछ ज्यादा ही इज्जत दे रहा है क्या, कि वॉल्यूम ग्रोथ आपकी इतनी ज्यादा है, आप ऐसा टर्न अराउंड कर रहे हो नंबर्स में कि आपने टाटा मोटर को दरकिनार रख दिया, कोल इंडिया को दरकिनार रख दिया, पावर ग्रिड को दरकिनार रख दिया, ये सब कुछ है ही नहीं उसके आगे। सो इटरनल ज्यादा प्यारा हो गया, ये ज्यादा बेचारे धक्के खाए हुए हैं? सुमित, मुझे तो यही लगता है कि देखिए, इटर्नल का प्यार करने वाले लोग शायद ज़्यादा हो गए होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई जो अच्छी कंपनियां उनको प्यार करना छोड़ दो। तो मतलब इटर्नल की अपनी एक ऑडियंस है। आई डोंट नो, मैं उस ऑडियंस में, उस पाले में नहीं जा पाता कि इटर्नल फंडामेंटली ठीक है, टर्न अराउंड हुआ, बहुत अच्छी कंपनी रही, बहुत अच्छा टर्न अराउंड हुआ कंपनी में, लेकिन एक वैल्यूएशन नाम की चीज़ होती है, वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट, जितनी भी मेरी फंडामेंटलिस्ट से बात होती है, ऑल आर इन डिस्कम्फर्ट विद इटर्नल, मतलब फंडामेंटली। अब फिर भी सबसे ज्यादा चला है इस हफ्ते में। हाँ चला है, लेकिन चला है, सच्चाई यही है, फैक्ट नहीं बदल सकते। फैक्ट यही है। अब देखो टाटा मोटर्स के लिए हम इतनी बात करते हैं,
यूरोप के लंदन के साथ डील, मतलब ब्रिटेन के साथ डील हो गई अपनी। अब जैगुआर लैंड रोवर हम इंपोर्ट कर पाएंगे। 100% ड्यूटी थी कारों पर जो कि भारत लगाता था, अब वो 10% ड्यूटी रह जाएगी। तो मतलब जैगुआर लैंड रोवर के लिए कितना बड़ा मार्केट इंडिया का खुल रहा है। दूसरी चीज कि जो यूरोप, मतलब ब्रिटेन तो अपनी डील ऑलरेडी अमेरिका के साथ करके बैठा है, यूरोपियन मार्केट, यूरोप भी अगर अमेरिका के साथ डील कर लेता है तो और बड़ा फायदा है। तो सुमित, मुझे तो यही लगता है कि ये जो सब गिरावट आई है ये थोड़ी सी एक बस डराने वाली थी, माल लेने वाली थी। आप बताओ। एक आईएक्स को क्या कहोगे? इस हफ्ते का सबसे बड़ा एक्सीडेंट था वो। 28% उतार दिए इस पूरे हफ्ते में, एक ही दिन में, बल्कि वो 28% टूटा है रादर। सो नंबर तो ठीक आए हैं, आज पुल बैक भी मिला उसको फ्राइडे को, लेकिन ये पुल बैक सस्टेनेबल लग रहा है क्या? आईएक्स से बड़ा रिटेल फेवरेट शेयर है। देखो उसमें जब रेगुलेटरी चेंज होते हैं ना सुमित, तो जनरली होता क्या है कि जब इतना बड़ा एक्सीडेंट होता है, फिर इंसान, जैसे होता है ना कि एक इंसान का बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ, आईसीयू में पहुंच गया, फिर डॉक्टर ने बोला कि बचा तो लिया है, बच गए हैं, जिंदा हैं, लेकिन अभी पैरों पे खड़ा होने में वक्त लगेगा। तो इतने मेजर एक्सीडेंट के बाद वक्त लगता है वो ये 28% रिकवरी के लिए, और वो भी रेगुलेटरी चीज से टूटे हैं। वो कोई ऐसा नहीं कि कोई कंपनी में कोई प्रॉब्लम आई थी, वो रेगुलेटरी प्रॉब्लम आई थी। तो रेगुलेटरी प्रॉब्लम जब आती है तो उतना रिकवर होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये रेगुलेटरी का पहला एग्जांपल प्रोटियन भी था, उसमें भी सेम ऐसी रेगुलेटरी इशू आया था, और वहां से क्या एक्सीडेंट हुआ, 1400 का शेयर आज 700 रुपए पे खड़ा है, और कोई रिवर्सल का साइन दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ रहा। लेकिन ऐसा जो मोट कंपनियां होती है ना, जिनको कहा जाता है कि इनके धंधा इररिप्लेसेबल है, और सडनली गवर्नमेंट का रेगुलेशन चेंज हो जाए तो इनकी रातों रात दिन फिर जाते हैं। सो ये टाइप की कंपनियों के साथ बेनिफिट भी है, और ये एक ड्रॉबैक भी है कि ऐसी सिचुएशन आएगी तो क्या ही किया जाएगा। लेकिन हाँ, ये हफ्ते का सबसे बड़ा एक्सीडेंट जो था वो आईएक्स ही था, करीब 30% पूरे हफ्ते में उतार दिया उसको। सुमित, एक एक्सीडेंट और था अनिल अंबानी के शेयर एक बार फिर लाइमलाइट में आ गए। आर पावर, आर अपनी इंफ्रा बात भी डाउन हुई सर्किट। थी, अपनी बात भी हुई थी पहले इसके ऊपर कि यहाँ पर वंस अ सिचुएशन इज ऑलवेज अ सिचुएशन। अब वो बीच में सिचुएशन में भरना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये बात याद रखना, वंस अ सिचुएशन इज ऑलवेज अ सिचुएशन, तो यहाँ एक कंसर्न रहेगा ही रहेगा। जब ट्रस्ट नहीं होता है तो ट्रस्ट नहीं होता है, और एक ग्रुप पर या एक किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पर कोई आरोप लग जाते हैं, वो 20 साल से चलते रहते हैं लगातार, कुछ ना कुछ। तो इन्वेस्टर कम्युनिटी को ट्रस्ट करना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और एक बार फिर वो ट्रस्ट ब्रीच हो गया। तो अगले हफ्ते क्या देख रहे हो? एक तो एनएसडीएल का आईपीओ आ रहा है, मेगा आईपीओ आने वाला है, बाजार को बड़ा उम्मीद है। और एक और आईपीओ आया है जिसमें जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम या ग्रे मार्केट का दाम था 1200, आईपीओ आ रहा है 800। तो पहले एचडीबी में हो चुका, रिलायंस में हो चुका, रिटेल में एक बारी, और अब ये एनएसडीएल में भी हो रहा है। तो ये ग्रे मार्केट में जो लोगों का प्यार है ना, कि अनलिस्टेड मार्केट में शेयर में पैसा ले लेते हैं और एक्चुअल मार्केट का दाम आता है नीचे, ये एक और झटका उनके लिए लगा है। लेकिन ये मेगा आईपीओ आ रहा है, सो मच अवेटेड इवेंट रहेगा ये। सही बात है। इसमें देखिए सुमित, एक चीज है कि 20,000 करोड़ की आई थिंक एनएसडीएल की वैल्यू किया जा रहा है, और 35,000 करोड़ रुपए का सीडीएसएल वैल्यू किया जा रहा था। तो एक अच्छा खासा डिस्काउंट है, मतलब अगर एनएसडीएल वर्सेस सीडीएसएल देखें। लेकिन इसमें एक चीज है कि अब अगर ये डिस्काउंट और बढ़ जाता है तो शायद आईपीओ की जब लिस्टिंग होगी ना, तो उसमें खोने के लिए कुछ नहीं होगा। मतलब अगर मार्केट का सेंटीमेंट ऐसा भी रहता है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए शायद अगर वैल्यूएशन वगैरह ठीक बन जाए तो शायद पाने के लिए कुछ मिल सकता है इस आईपीओ में। ये तो हो सकता है। बाकी कहां नजर अगले हफ्ते? बाकी देखो मेरी तो नजर अब सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड डील पे रहेगी, क्योंकि देखो आप एक चीज देखो कि रिजल्ट्स का तो कुछ हो नहीं रहा। लार्ज कैप कंपनियां रिजल्ट दे चुकी 16 में से 10, और मैं समझता हूं 16 में से 16 कंपनियां फेल हो गई इन द स्टॉक मार्केट। कौन सा चला? आप एक शेयर बताओ, इटर्नल को छोड़ के निफ्टी का मुझे नहीं याद है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, दो नाम बस। हाँ वो भी, पर क्या ही चले, मतलब 1-2% गेन, मतलब एक होता ना चलना, जिसको सुमित हम बोलते थे ना दिल खोल के, जिसमें कि लगता है कि हाँ पैसा कमा लिया, वो ऐसा कुछ जैसे वो शारदा क्रॉपकेम चला आज, अपर सर्किट लग गया शारदा क्रॉपकेम में नंबर्स के बाद, ऐसा कुछ। हाँ मतलब कुछ फोर्स मोटर होता जैसे, हाँ, बढ़िया तेजी नंबर्स पे चला, तो ऐसी तोड़ फोड़ तेजी नहीं दिखाई पड़ी कहीं पर भी। हाँ तो मतलब किसी ने शायद खोया ही होगा
विप्रो के रिजल्ट आए, अच्छे आए थे, क्या उखाड़ लिया, 270 का शेयर खुल के 255-60 पर आ गया। इन्फोसिस के नंबर आए, वो तो रिजल्ट के बाद भी नहीं चला, अगले दिन भी नहीं चला। तो मतलब कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा है, तो रिजल्ट क्यों ही देखने ज़्यादा, फिर ठीक है पहले सेंटीमेंट ही मार्केट का ठीक होने दें, फिर ही रिजल्ट देखेंगे। तो मुझे लगता है कि सेंटीमेंट इसीलिए वीक हो रहा है कि लोग डर रहे हैं कि इंडिया अमेरिका की डील नहीं हो रही है, तो मार्केट को बेच दो अभी फिलहाल, जब तक इंडिया अमेरिका की डील नहीं हो रही है, और वो ऑल ऑफ ए सडन किसी भी दिन हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। का नंबर आप देखो ना, एफआई भी करीब करीब 30,000 करोड़ का माल बेच गया इस महीने में, जो फरवरी 2025 के बाद सबसे बड़ी सेलिंग है। सो ये शायद यही रीड कर रहे हैं कि अभी जब तक यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं आती तब तक माल बेचते रहो, जहां सर्टेन होगा तब देखेंगे क्या करना है। सही बात है। बाकी वैसे सुमित, नेक्स्ट वीक कुछ बैंकिंग के नतीजे आएंगे, एशियन पेंट के आपके नतीजे आएंगे, और कुछ एक सरकारी कंपनियों के अब नतीजे आने शुरू होंगे, लाइक गेल के और बीईएल के। तो नेक्स्ट वीक थोड़ा सा वैसे बिजी रहने वाला है। जो इन्वेस्टर फैंसी कंपनीज हैं, बीईएल, गेल, अदानी ग्रीन, इन सभी के नतीजे आने अब शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैक्शन रहेगा। हालांकि नतीजों में टाटा पावर के नतीजे होंगे, फेडरल बैंक के नतीजे होंगे, तो ये कुछ एक नतीजे रहेंगे जिन पर मार्केट की नज़र रहेगी। चलिए, तो खैर आईपीओ मार्केट, 5 आईपीओ खुल रहे हैं, 3 की लिस्टिंग होगी, और एक्सपायरी भी आप अगले हफ्ते में पहुंच ही रहे हो। एक्सपायरी भी होगी तो वोलेटिलिटी वैसे भी मिलेगी ही, तो ये सब चीजें रहने वाली हैं, एंड स्लोली एंड स्टेडली मंथ एंड आई रहा है। लेट्स सी किस तरह जाती कहानी। हाँ, अर्निंग्स और बाकी चीजों पर ऑब्वियसली नजर रखनी भी होगी। चलिए, तो सुमित फिर आ जाओ, मंडे से शुरुआत करते हैं मार्केट की। चलिए ठीक है, तो फिलहाल मार्केट मसाला को यहीं पे विराम देते हैं। और सुमित, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए मुंबई स्टूडियो से। तो मार्केट मसाला को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।